Class 9 History Lesson 3 Nazism and the Rise of Hitler। हेलो क्लास, आज हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर करेंगे क्लास 9 का। तो ये जो चैप्टर है राइज ऑफ द हिटलर और नाजिज्म, तो ये जो नाजिज्म टर्म है ये कौन थे और हिटलर का उदय कैसे हुआ था, हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। ठीक है। और ये जो पूरी चैप्टर है ये शुरू किया गया है एक 11 साल के जर्मन लड़के की स्टोरी से। ठीक है। तो वो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। 1945 के स्प्रिंग सीजन में हेलमुट नाम का 11 इयर्स का जर्मन लड़का था जो अपने बेडरूम में लेटे हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसने अपने पेरेंट्स की दबी दबी सी आवाजें सुनी। उसके पेरेंट्स सीरियस वॉइस में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। उसके फादर एक चिकित्सक थे। उस वक्त वो अपनी वाइफ से ये कह रहे थे कि उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या सिर्फ खुद को ही सुइसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपना जो फ्यूचर था वो सेफ नहीं लग रहा था। वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और ये कह रहे थे कि अब तो जो हमारे एलीज हैं, यानी कि जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, वो भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों यानी ज्यूज के साथ किया था। नेक्स्ट डे वो हेलमुट को लेकर गार्डन गए, क्योंकि ये एक आखिरी मौका था उनके पास कि वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। वो वहां पर खेले कूदे, खूब टाइम स्पेंड किया उन्होंने बच्चों के साथ। फिर कुछ टाइम बाद उसके फादर ने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली। हेलमुट को वो सारी जो मेमोरीज हैं वो अभी भी याद है कि खून में सनी हुई जो यूनिफॉर्म थी उसके फादर की, वो उन्होंने अपने घर के ही आंगन में जला दी थी। अब हेलमुट जो था वो तो छोटा था, है ना, बच्चा ही था, तो उसे क्या ही पता होगा। तो हेलमुट को शायद ये सारी चीजें समझ ना आई हो, लेकिन रियलिटी ये थी कि उसके जो फादर थे वो एक नाजी थे। ठीक है। और हिटलर के सपोर्टर थे। एज यू नो कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था, वो पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। वो हिटलर ही था जिसने यहूदियों को मरवाया था। ठीक है, यानी ज्यूज जो थे उनको मरवाया था उसने। लेकिन वो नाजिज्म है, वो सिर्फ ये एक दो इंसिडेंट्स का नाम ही नहीं है। ठीक है। मतलब ये जो नाजिज्म है ना, ये जो लोग थे नाजिज्म में जो हिटलर पार्टी के काम करने वाले थे, वो सिर्फ एक दो जो इंसिडेंट्स हुए थे, जो घटनाएं घटी थी, वो सिर्फ उन्हीं के नाम से ही उनको ये नाजिज्म नहीं कहा गया है। ये दुनिया और राजनीति के बारे में एक पूरा सिस्टम, विचारों की, थॉट्स की जो पूरी कड़ी है उसका नाम है। ओके, सो व्हाट नाजिज्म इज वो हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। तो जो नाजी वर्ड है, ठीक है, वो हिटलर पार्टी के नाम का पहला शब्द था। इसीलिए इस पार्टी के लोगों को, यानी हिटलर की पार्टी के लोगों को नाजिज्म या नाजी कहा जाता था। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों यानी जो एलिस थे उनके सामने सरेंडर कर दिया। ये जो मित्र राष्ट्र थे वो कौन थे अब, है ना, अब ये जो मित्र राष्ट्र थे, इन ये थी एक पावर थी ये। ठीक है। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व यानी जो पावर है वो शुरुआत में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में थी, लेकिन 1941 में यूएसएसआर यानी जो सोवियत संघ है और जो यूएस है यानी यूएस अमेरिका, इससे जुड़ गए और इन्होंने मिलकर जर्मनी, इटली और जापान का सामना किया था। अब हुआ क्या था कि हिटलर को अंदाजा तो हो चुका था कि अब वो लड़ाई में ऑलमोस्ट हार ही गया है। इसीलिए हिटलर और उसका जो मंत्री था ग्योबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। वॉर खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ। मतलब ये जो ट्रिब्यूनल है ये एक अदालत थी कि शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों को, मानवता के खिलाफ किए गए अपराध और वॉर्स में किए गए क्राइम्स के लिए नाजिज्मो, जो नाजी थे, उन नाजियों पर मुकदमा चलाने का एक जिम्मा सौंपा गया था उस अदालत को, उस ट्रिब्यूनल को। ठीक है। वॉर के टाइम जर्मनी का जो बिहेवियर था वो स्पेशली इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई सवाल खड़े हुए और उसकी करनी की दुनिया भर में निंदा की गई। उसने ऐसा क्या किया था जो उसकी निंदा हुई थी, तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो टर्म है जेनोसिडल, अब इसे क्या कहा गया है, किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि बहुत बड़े लार्ज स्केल में, बहुत बड़ी मात्रा में काफी सारे लोगों को मारना।
ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को मारा जाने लगा। इस वॉर में मारे गए लोगों में 60 लाख ज्यूज थे, यानी कि यहूदी थे, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के सिटीजन्स थे। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग डिसेबल घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मारे गए थे। इसके अलावा राजनीतिक विरोधियों को भी मार दिया गया था। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्ज जैसे कत्ल खाने बनाए गए। अब ये जो ऑशविट्ज था ये क्या थे, ये मतलब यानी कि उन्हें मारने के लिए अलग से रूम बनाया गया था जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। अब जो ट्रिब्यूनल बनाई गई थी, यानी कि न्यूरेमबर्ग जो अदालत बनाई गई थी, उसने भी सिर्फ 11 मेन नाजीज को ही मौत की सजा दी। जो बाकी के आरोपी थे उनमें से केवल बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन जितना बुरा नाजियों ने किया था उसके मुकाबले जो उनको सजा दी गई थी ना, वो बहुत छोटी थी। एक्चुअल में जो मित्र राष्ट्र थे वो जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी पर थोपा गया था। अब कुछ लोगों की प्रिडिक्शन ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मतलब बहुत सारे लोगों का मानना ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जर्मनी के लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जो उन्होंने सारी चीजें सही थी जर्मनी ने, उससे भी नाजी जर्मनी का उदय हुआ था। ये जो एक्सपीरियंस जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान झेले थे, जो भी एक्सपीरियंसेस, वो कौन से थे, कौन से एक्सपीरियंस थे, कौन से अनुभव थे उनके। अब आता है बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक। अब बर्थ कैसे हुआ था, कैसे जन्म हुआ था वाइमार रिपब्लिक का। तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था। उसने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र यानी अपने एलिज के संग मिलकर इंग्लैंड, फ्रांस और जो कि रशिया थे, ठीक है, उस टाइम पे जो मित्र राष्ट्र थे ये तीन थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। इनके खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा। दुनिया भर की बड़ी शक्तियां ये सोचकर इस वॉर में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही जीत मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद हो रही थी इस वॉर से, कि शायद उनको कुछ मिल जाएगा। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये वॉर इतना लंबा खिंच जाएगा कि पूरे यूरोप को आर्थिक संकट में डाल देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में तो जीत हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो उन्हें और ज्यादा ताकत मिल गई, है ना। और फाइनली नवंबर 1918 में उन्होंने सेंट्रल पावर्स यानी केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हारी हुई जर्मनी और उसके सम्राट के पद त्यागने के बाद वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन पॉलिटी सिस्टम को नए तरीके से बनाने का मौका मिला। इसी सिलसिले में वायमार में एक नेशनल असेंबली बुलाई गई और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पारित किया गया। न्यू सिस्टम में जर्मन पार्लियामेंट यानी कि राइखस्टाग के लिए जो भी डेप्यूटीज थी का चुनाव किया जाने लगा। इस चुनाव के लिए सभी यूनिवर्सल अडल्ट जो भी अडल्ट थे, ठीक है, चाहे लड़के हो या लड़की, और यहाँ तक कि वुमेन्स को भी इक्वली वोट करने का अधिकार मिला। अब ये नया रिपब्लिक जो बना वो खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को खटक रहा था। इसकी एक वजह तो ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद विनिंग कंट्रीज ने उस पर बहुत ज्यादा कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई पीस ट्रीटी यानी जो शांति संधि हुई थी उसमें जर्मनी की जनता के लिए बहुत डिफिकल्ट और अपमानजनक थी वो। जर्मनी ने अपनी कॉलोनीज खो दी थी, अराउंड 10% पॉपुलेशन, 13% टेरिटरी, 75% आयरन और 26% कोल फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले उनको करने पड़ गए। रही सही जो कसर थी वो पूरी करने के लिए उसकी सेना भी भंग कर दी गई थी।
वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत वॉर के कारण जो तबाही हुई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को ही ठहराया गया। इसके बाद कॉम्पेंसेशन के लिए जर्मनी पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। बहुत सारे जर्मन्स ने न सिर्फ इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमार रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया। अब आता है कि इस वॉर के इफेक्ट्स क्या हुए थे, क्या असर हुआ था इस युद्ध का। तो जैसे कि इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही लेवल्स पर तोड़कर रख दिया था। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदार बन गया था। ठीक है, अब सिचुएशन क्या थी कि पूरे साम्राज्य के द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना, मतलब जो ओल्ड, जो पुराने लोग थे, है ना, पुराने साम्राज्य के जो लोग थे, अब उनका जो किए गए, उनके जो द्वारा जो किए गए अपराध थे वो नए नवजात वायामार गणराज्य से वसूल किया जा रहा था, वो उनको हर्जाना पूरा करना पड़ा था नए लोगों को। तो इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध से, है ना, और राष्ट्रीय अपमान से उनका जो बोझ था वो ढोना ही पड़ा। वायामार गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी यानी नवंबर क्रिमिनल्स कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस ये जो पूरी दशा थी वो 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा इसका। अब आता है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जिस टाइम वाइमार रिपब्लिक की स्थापना हुई उसी टाइम रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। बर्लिन के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में सोवियत स्टाइल की जो गवर्नेंस थी उसकी हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसके बाद इसीलिए सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक्स गुटों ने वाइमार में इकट्ठा होकर इस तरह की शासन व्यवस्था के विरोध में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना करने का फैसला किया। देन फाइनली वाइमार रिपब्लिक ने पुराने सैनिकों के फ्री कॉर्प नाम की ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से इस विद्रोह को कुचल दिया। इसके बाद स्पार्टक्रिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी मिलकर मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों तरफ के लोग रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और भी ज्यादा ताकत मिली। जर्मनी ने पहला जो वर्ल्ड वॉर था मोटे तौर पर कर्ज लेकर के वो लड़ा था, और युद्ध के बाद उसे गोल्ड मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस बोझ से जर्मनी का सोने का जो भंडार था पूरा, वो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर आ गया था। फाइनली 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से मना कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी का जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था रुर, उस पर कब्जा कर लिया। ये जर्मनी का कोयला भंडार वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के अगेंस्ट बड़े पैमाने पर पेपर करेंसी छापनी शुरू कर दी, जिसका रिजल्ट ये निकला कि उसकी मुद्रा मार्क की वैल्यू तेजी से गिरने लगी। फिर इसके बाद अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क और दिसंबर में ये करीब 9,88,66,000 मार्क हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। इसको बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। अब ये अति मुद्रास्फीति क्या है? ये उसे कहते हैं जब कीमतें हद से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब ये जो टर्म है वो यूज की जाती है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने डॉस योजना बनाई और इसके चलते हर्जाने की शर्तों को दोबारा से रिन्यू किया गया। अब आता है द इयर्स ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या था कि सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में थोड़ी
स्टेबिलिटी रही, मतलब एक जैसा माहौल रहा। तो जर्मन इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिकवरी में जो सुधार हुआ वो अमेरिका से लिए गए शॉर्ट टर्म लोन्स पर डिपेंड था। ठीक है। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, अब ये जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है ये क्या है, ये अमेरिका में है स्थित, और ये एक शेयर बाजार है, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। इसको क्रैश्ड यानी कि खत्म कर दिया गया, तो जर्मनी को जो हेल्प मिल रही थी ना उससे थोड़ी बहुत, वो भी पूरी तरीके से रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट को देखकर लोग अपने शेयर्स को बेचने लग गए। फिर इसके बाद 24 अक्टूबर को सिर्फ एक ही दिन में 1.3 मिलियन शेयर्स बेच दिए गए। ये शुरुआत थी आर्थिक महामंदी की, यानी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की नेशनल इनकम आधी रह गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, और किसानों की हालत जो थी वो भी बहुत खराब हो गई थी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर आई इस मंदी का असर पूरी दुनिया में पूरा पूरा दिख रहा था। इस मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर। 1932 में जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे, या उनके वेतन जो इनको उनके काम के बदले में जो उनको पैसा मिल रहा था वो उसमें गिरावट आती जा रही थी। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख पर पहुंच गई थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे, और उन्होंने अपने गले में एक छोटा सा जैसे बोर्ड टांग लेते हैं ना, और उस पे कुछ लिखा हुआ होता है, तो उस पे लिखा था मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। मतलब ऐसी हालत आ गई थी कि लोग कुछ भी करने को रेडी थे। अनएम्प्लॉयड यूथ या तो ताश खेलते पाए जा रहे थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी लाइंस में खड़े पाए जाते थे। इन सभी लोगों में डर पैदा हो गया था। किसानों का एक बड़ा जो हिस्सा था वो कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आने की वजह से परेशान था। यूथ को अपना फ्यूचर अंधेरे में दिखाई दे रहा था, और जो वुमेन थी वो भी अपने बच्चों का पेट भरने में असफल हो रही थी। इकोनॉमिक लेवल पे अगर देखें तो कंडीशन काफी खराब थी ही, लेकिन पॉलिटिकली भी अगर देखें तो वेमर रिपब्लिक एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वायमार कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कमियां थी, जिसके कारण गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी क्या थी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलना इम्पॉसिबल हो गया था, और हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? आर्टिकल 48, जिसमें राष्ट्रपति को इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने, अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने इस छोटे से जीवन काल में वेमा रिपब्लिक का शासन 20 डिफरेंट कैबिनेट्स के हाथों में रहा, और उनकी अवधि 239 डेज से ज्यादा नहीं रही। इस दौरान आर्टिकल 48 का खूब इस्तेमाल किया गया। लोगों का डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम पर से विश्वास ही उठ गया, क्योंकि वो उनके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। अब बात करते हैं हिटलर्स राइज टू पावर। अब हिटलर का उदय कैसे हुआ था, कैसे वो पावर में आया? अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में चल रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में आने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर का शुरुआती जीवन गरीबी में गुजरा था। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। उसके बाद उसने एक मैसेंजर यानी संदेश वाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना। ब्रेवरी के लिए उसे कुछ मेडल्स भी मिले। जर्मन सेना की हार ने उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साइल की मीटिंग में जिस तरीके का बिहेवियर उनके संग सलूक हुआ था उससे वो बिल्कुल आग बबूला हो गया था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम की एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना एकदम पूरा अच्छे से कंट्रोल बना लिया, और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। इसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी।
लेकिन इन सारी चीजों में वो फेल हो गया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसे छोड़ दिया गया था। 1930 के शुरुआती सालों में वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नासीवाद ने एक जन आंदोलन का एक रूप ले लिया। नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1928 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए हुए चुनावों में 2.6% वोट मिले थे। 1932 तक आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और 37% उसे वोट भी मिले। हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था, उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी का बदला और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का प्रॉमिस देता था। उसने प्रॉमिस किया कि बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सेफ फ्यूचर देगा। साथ ही उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। लोगों में एकता बनाए रखने के लिए नाजीज ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। लाल झंडे पर छपे हुए स्वास्तिक, नाजी सैल्यूट और लेक्चर्स के बाद खास अंदाज में तालियों का बजना, ये सारी चीजें उनकी पावर को दर्शाता था। नाजीज ने अपने प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा बना दिया, जैसे मानो उसने जनता को तबाही से बचाने के लिए ही अवतार लिया था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र का यानी डेमोक्रेसी का ध्वंस कैसे हुआ था? तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने के लिए इनवाइट किया था। ये एक पावरफुल पोजीशन थी। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फेब्रुअरी मंथ में जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगी अचानक आग से उसका रास्ता और भी ज्यादा साफ हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए फायर डिक्री के जरिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली जैसे सिविक राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। वायमार कॉन्स्टिट्यूशन में इन अधिकारों का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट काफी इम्पोर्टेंट प्लेस था इनका। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। अराउंड 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की ही थी। नाजी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई थी। इस कानून के हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाजी पार्टी और उससे जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी और ट्रेड यूनियन थे, उन पर पाबंदी लगा दी गई। इकोनॉमिक, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी पर राज्य का पूरा तरीके से कंट्रोल हो गया। पूरे समाज को नाजीज के हिसाब से उनकी निगरानी और सुरक्षा में चलाया जाने लगा। पहले से मौजूद पुलिस की ग्रीन यूनिफॉर्म और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्तापो गेस्तापो कहा गया है सीक्रेट स्टेट पुलिस को। एसएस यानी स्टॉर्म ट्रूपर्स जो प्रोटेक्शन स्क्वाड होता है, और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया। न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्स को बेहिसाब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी गई और इसकी वजह से नाजी राज्य को एक खूंखार क्रिमिनल स्टेट की छवि मिली। गेस्तापो के टॉर्चर चैम्बर्स में किसी को भी बंद किया जा सकता था, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या फिर उनको वो लोग गिरफ्तार कर लेते थे। अब बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन की। तो ये जो पुनर्निर्माण था ये कैसे हुआ? हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी हैलमार शाख्त को सौंपी। शाख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले वर्क क्रिएशन प्रोग्राम
के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। फेमस जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार वोक्सवैगन इस परियोजना की ही देन थी। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में ही उसने मिला दिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान छुप छुपाकर उसे इंग्लैंड का भी साथ मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। शाफ्ट ने हिटलर को एडवाइस दी कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा ना खर्च करे, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाजी जर्मनी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं थी। शाफ्ट को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम से निकलने के लिए वॉर को ही चुना। हिटलर ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था, इसीलिए उसने सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया। इस वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक 3 पक्षीय संधि पर साइन किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। 1940 के एंड में हिटलर अपनी ताकत के टॉप पर था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। ये हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। सोवियत रेड आर्मी ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत रेड आर्मीज ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का एंड तक पीछा करा, जब तक कि वो बर्लिन के बीचों बीच न जा पहुंचे। इस इंसिडेंट ने अगली आधी सदी के लिए पूर्वी यूरोप पर सोवियतों का वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वो लंबे टाइम तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सका और ईस्ट में जापान की जो ताकत थी वो भी बढ़ती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी प्लानिंग उसने कर ली थी। जब जापान ने हिटलर को सपोर्ट दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा। ये वॉर मई 1945 में हिटलर की हार और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। अब बात करते हैं द नाजी वर्ल्ड व्यू की। नाजी का पूरे देश को देखने का एक नजरिया कैसा था। तो नाजी विचारधारा हिटलर के वर्ल्ड व्यू का एक तरीके से पर्यायवाची थी। उसके अकॉर्डिंग सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वो नस्ली आधार यानी कि जो रेस होती है उस पर या तो बेहतर मतलब नस्ली आधार पर या तो वो बेहतर थे या फिर बिल्कुल ही कम थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी कि आर्यों का कट्टर दुश्मन माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे थिंकर्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन जो थे वो प्रकृति विज्ञानी थे, जिन्होंने विकास और प्राकृतिक की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की व्याख्या का प्रयास किया था। वहीं दूसरी तरफ जो हर्बर्ट स्पेंसर थे वो एक उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा योग्य है वही जिंदा बचेगा, ये विचार दिया था। मतलब उनकी ये थिंकिंग थी, लेकिन उनकी थिंकिंग किसी और डायरेक्शन में थी एनवायरनमेंट को लेके। जिसका मतलब ये था कि जो प्रजातियां एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकती हैं वही इस धरती पर जिंदा रहती हैं। ठीक है। तो नस्लवादी जो थे, जो नाजीज थे और जो राजनेता थे, उन्होंने इस विचार का सहारा लिया। फिर और उनका सीधा कहना था कि नस्ल सबसे ज्यादा ताकतवर है जो जिंदा रहेगी, कमजोर नस्ल
जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो जिंदा रहेगी, और जो कमजोर नस्ल है वो खत्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद आर्य, जो आर्यंस थे, आर्य नस्ल के लोग थे, वो सबसे ज्यादा फाइनेस्ट थे, सबसे ऊपर थे उनके लिए। उसे अपनी प्योरिटी बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है दुनिया पर, अपना जो ताकत है, जो वर्चस्व है, उसको कायम करना है। इसके बाद ही हिटलर की जो विचारधारा थी, उसका दूसरा पहलू था लेबेनस्ट्राम। लिविंग स्पेस की अवधारणा से रिलेटेड था ये। वो मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर उसको कब्जा करना जरूरी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, यानी नस्लवादी राज्य की स्थापना। अब हिटलर क्या चाहता था कि जो अच्छी नस्ल के लोग हैं सिर्फ वही उसके राज्य में रहें, और उन्हीं को ही सारे जो अधिकार हैं, जो भी राइट्स हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, वो उन्हीं को मिले। अब सत्ता में पहुंचते ही नाजिज ने प्योर जर्मन्स के नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। नाजी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यंस का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में सिर्फ ऐसे लोग ही डिजायरेबल यानी वांछित थे। ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश को आगे बढ़ाने के योग्य माना जा सकता था। बाकी सब क्या थे? अनडिजायरेबल थे, अवांछित थे। यानी ऐसे जर्मन्स को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं था, जिन्हें नाजी अशुद्ध या फिर असामान्य मानते थे। मतलब जर्मनी के हित में बोल रहा था, जर्मनी के लोगों को इतनी ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा उम्मीदें दे रहा था, लेकिन जर्मन्स में भी उसने डिफरेंस कर दिए, जर्मन सिटीजन्स में। यूथनेजिया प्रोग्राम के तहत बाकी नाजी ऑफिसर्स के साथ साथ हेलमुट के फादर ने भी कई ऐसे जर्मन्स को मौत के घाट उतारा था, जिन्हें वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल मानते थे। तो ये जो हेलमुट था, जिसके फादर ने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली थी, याद है ना आपको? चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें थी जो उस हेलमुट के फादर के माइंड में भी चल रही थी। अब भाई उसने भी गलत करा था, है ना, तो उसको ये लग रहा था कि भाई अब पावर में कोई और लोग हैं तो वो भी उनके संग वैसा ही हाल करेंगे, तो इसलिए उसने पहले ही खुद को गोली मार ली। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई, बाद में उन्हें मार दिया जाता था। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कम माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, तो स्थानीय लोगों को गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनसे बहुत सारे लोग काम के बोझ और भूख से ही मर जाते थे। मतलब उनके संग इतना ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था कि उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग थे जो काम, मतलब इतना ज्यादा बेहिसाब काम कर करके और भूख के मारे ही वो लोग मर गए। नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल ज्यूज का हुआ, यानी यहूदियों का। यहूदियों के लिए नाजिस की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद घृणा भी थी, क्योंकि ईसाइयों का ये आरोप था कि जो ईसा मसीह थे, है ना, ईसा मसीह को ज्यूज ने ही मारा था। तो ईसाइयों की नजर में ज्यूज हत्यारे और सूदखोर थे। मेडिवियल टाइम तक ज्यूज को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके ही अपना गुजारा चलाते थे। इसके बाद वो बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें गेटोस कहा जाता था। नस्ल खत्म करने के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। आधुनिक काल में बहुत से यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया, और सब जानते हुए जर्मन संस्कृति में वो लोग ढल गए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के साइंटिफिक थ्योरीज पर बेस्ड थी। इस नफरत में ज्यूश प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ धर्म बदल लेने से ही नहीं निकल सकता था, क्योंकि हिटलर का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग था। हिटलर की नज़र में इसका एक ही सॉल्यूशन था कि यहूदियों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। 1933 से 38 तक नाजीज ने यहूदियों को तरह तरह से डराया, उनकी आजीविका के साधन जो थे वो सारे छीन लिए, और बाकी समाज से उनको अलग कर दिया। यहूदी देश छोड़कर भी जाने लगे थे।
1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर्स में ले जाकर मार देने की रणनीति भी अपनाई गई थी। अब बात करते हैं द रेशियल यूटोपिया की। ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो हारी हुई पोलैंड थी उसको पूरी तरीके से खत्म करके नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जो था वो जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को घर बार छोड़कर भागना पड़ा ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मन्स को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नाम के दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को भी बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। आर्यंस जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर टेस्ट के लिए रेस एक्सपर्ट के पास पहुंचा दिया जाता था। अगर वो नस्ली जांच में मतलब जो रेस की जो टेस्ट होता था कि वो किस नस्ल के हैं, है ना, तो अगर वो कामयाब हो जाता था वो टेस्ट, तो उन्हें जर्मन फैमिलीज में पाला जाता था, और अगर ऐसा नहीं होता था, वो फेल हो जाता था टेस्ट, तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था जहां उनमें से ज्यादातर मर जाते थे। इसके बाद जनरल गवर्नमेंट में कुछ बड़े गेटोस और गैस चैम्बर्स भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। यूथ इन नाजी जर्मनी। अब नाजी जर्मनी में यूथ जो थे, जो युवा लोग थे, उनकी क्या पोजीशन थी। अब जो यूथ है उसमें हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरी तरीके से कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि नाजीज के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे वो लोग। तो तमाम स्कूल जो थे उनमें शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई थी। अब ये शुद्धिकरण कैसा शुद्धिकरण था, तो इसका मतलब ये था कि यहूदी या पॉलिटिकली अनरिलायबल दिखने वाले जो टीचर्स थे, सबसे पहले उनको नौकरी से हटाया गया और बाद में उनको मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही वो लोग बच्चों को भी अलग अलग बिठाते थे। जर्मन और यहूदी बच्चे ना तो एक साथ बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। बाद में अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बर्स में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी स्कूलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। ये एक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग का लंबा प्रोसेस था। सभी टेक्स्ट बुक्स को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में बताने के लिए और नाजिस के थॉट्स को सही ठहराने के लिए रेशियल साइंस के नाम से एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया। मैथ्स क्लासेस में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वो लॉयल बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण मतलब मुक्केबाजी की ट्रेनिंग बच्चों को फौलादी दिल वाला ताकतवर बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को यू फोक में दाखिल करा दिया गया था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन यानी हिटलर यूथ को ज्वाइन करना पड़ता था। इस ऑर्गेनाइजेशन में वो हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और ज्यूज, कम्युनिस्ट, जिप्सियों और दूसरे अनडिजायरेबल जो लोग थे उनसे घृणा का सबक सीखते थे। अराउंड 18 ईयर्स की एज में वो लेबर सर्विस में शामिल हो जाते थे। इसके बाद सेना में काम करना पड़ता था उनको और किसी नाजी ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नाजी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस ऑर्गेनाइजेशन में 12.5 लाख ज्यादा बच्चे थे। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। मदरहुड को लेकर नाजिस के क्या विचार थे, क्या सोचते थे वो लोग।
तो नाजी जर्मनी में हर बच्चे को बार बार ये बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से अलग होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष जो है वो गलत है। लड़कों को बताया जाता था कि मर्दाना पत्थर दिल होना सिखाया जाता था। ठीक है। और जबकि लड़कियों को ये कहा जाता था कि उनका फर्ज है कि एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन मदर्स हैं। लेकिन नाजी जर्मनी में सारी मदर्स के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अनडिजायरेबल यानी अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें पनिश किया जाता था, जबकि जो वांछित यानी डिजायरेबल दिखने वाले बच्चे को जन्म देने वाली मदर्स थी उनको इनाम दिए जाते थे। इन्हें हॉस्पिटल्स में भी अच्छी फैसिलिटीज मिलती थी। थिएटर और रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते मिलते थे। तो ये सारी फैसिलिटीज थी, मतलब मदरहुड उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये स्टेटमेंट उसने दिया। लेकिन उन जो मदर्स थी उनमें भी उसने डिफरेंस कर दिए। फिर इसके बाद है कि 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को ब्रोंज, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को सिल्वर और 8 या उससे भी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को गोल्ड दिया जाता था। किसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्यन मदर की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी। मतलब वो किसी भी रूल का, किसी भी एक जो मतलब कोई मर्यादा बना रखी है तो उसको, उसका उल्लंघन नहीं करना है। अगर वो ऐसा करती थी तो उसको भी सजा दी जाती थी। इसके बाद बहुत सी औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिख लगाकर उनके गले में एक तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। और उस तख्ती पर क्या लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है, मतलब खराब किया है। तो इस अपराध के लिए बहुत सी औरतों को जेल की सजा भी दी जाती थी और उनसे तमाम नागरिक सम्मान, उनके पति और परिवार भी छीन लिए जाते थे। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रचार की कला। नाजी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उनका फायदा भी उठाया। नाजीज ने अपने दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। मास किलिंग यानी सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया या यूथनेजिया किसके लिए, विकलांगों के लिए, चयन और संक्रमण मुक्ति जैसे शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन यानी खाली कराना का मतलब था लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना। गैस चैम्बर को डिसइंफेक्शन एरिया यानी संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। ये बाथरूम जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली शावर्स भी लगे होते थे। सोशलिस्ट और लिबरल्स को कमजोर के रूप में दिखाया जाता था, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम करते थे। प्रचार फिल्मों में ज्यूज के लिए नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू इस लिस्ट की सबसे फेमस फिल्म थी। यहूदियों को खास तरह की छवि में पेश करते थे। दाढ़ी बढ़ाए हुए, कफ्तान पहने हुए दिखाया जाता था। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल का कंपैरिजन कुतरने वाले चचुंदरी जीवों से किया जाता था। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब नाजीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या सोचते थे आम लोग नाजीज के बारे में? बहुत सारे लोग नाजी नाजी धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वो दुनिया को नाजी की नजरों से देखने लगे और अपनी जो फीलिंग्स थी उनको नाजी के जरिए ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से अगर उनका आमना सामना हो जाने पर उन्हें बहुत ज्यादा मतलब नफरत और गुस्सा आता था। उन्होंने न सिर्फ यहूदियों के घरों के बाहर निशाना लगाया, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी बता दिया करते थे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाजीज जो है वही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। लेकिन जर्मनी का जो हर व्यक्ति था वो नाजी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस का जो दमन होता था, जितनी मौतें हुई उसका जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे जो इंसिडेंट था उसका एक मूक दर्शक, मतलब एक ऐसा देखने वाला इंसान बना रहा कि मतलब वो कुछ बोलता नहीं था। मतलब जो भी कुछ हो रहा है, जितने भी अपराध हो रहे हैं वो लोग देखते रहते थे। कोई लोग विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, मतलब अपनी आवाज नहीं उठाते थे। वो डरे रहते थे। वो अपने दिल की बात कहने के बजाय आंख फेर कर वहां से चले जाना ज्यादा बेटर समझते थे।
अब जो पादरी थे नीम योलर, उन्होंने नाजीज का लगातार विरोध किया क्योंकि वो जानते थे कि जो नाजीज हैं वो इतना ज्यादा मतलब आम जनता के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, है ना, अत्याचार कर रहे हैं। तो जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्टापो की जो भी दहशत भरी मतलब जो भी उसके कुकर्म थे, जो जितना भी उसने बुरा करा था, उसके ऊपर बोलते हुए उन्होंने लिखा है कि पहले वो कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते हुए आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वो ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते हुए आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वो यहूदियों को ढूंढते हुए आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर एंड में जब वो मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। शार्लट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे लिखा था, दर्ज किया था उसमें। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को एक बुक के रूप में पब्लिश कर दिया। शार्लेट ने इस किताब में ये लिखा था कि एक टाइम के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाजीज द्वारा फैलाई जा रही गलत छवि पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल और आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत चाल ढाल दिखने लगी थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दौड़ दम तोड़ देते थे। नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। अब ये हॉलोकॉस्ट क्या है? नाजी तौर तरीकों की जानकारी नाजी शासन के आखिरी सालों में जर्मनी से बाहर जाने लगी थी, लेकिन वहां कितना खून खराबा हुआ था, कितना दमन हुआ था, कितने लोगों का नुकसान हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही पता लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन अत्याचारों पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाजी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को होलोकॉस्ट या फिर महाध्वंस कहा जाता है। फिर इसके बाद जो कुछ भी युद्ध के दौरान लोगों ने सहा या जो कुछ भी हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की ये चाह जो थी वो घेतों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुत से लोगों ने क्या करा कि लोगों जो उनके बाद जो दूसरे लोग होंगे उनको पता चले रियलिटी, तो उन्होंने क्या करा कि डायरिया लिखी, नोटबुक लिखी। तो इस वजह से, लेकिन इसके ऑपोजिट जब ये दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाजीज की पराजय तय है, तो नाजी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को खत्म करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। इस तरीके से वो जितने भी लिखे हुए उनके लेख थे, जो भी वो अपने नोट करते जा रहे थे, तो हिटलर को जब ये सारी चीजें पता चली तो नाजिस ने क्या करा कि इनको खत्म करने के लिए पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया कि भाई जला दो सबको। तो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ये जो मेमोरीज लेख थे, जो साहित्य थे, जो शायरी थी, ये जो संग्रहालय थे, इनमें से इस महाध्वंस का इतिहास और जो स्मृति है वो आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन दिनों में भी मतलब इस चीज को लिखने का एक साहस करा था, है ना। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। Thank you for watching, and please do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.